बिहार की सोनीपुर सीट से जीतने वाला एक विधायक दिल्ली में जनता दल के शीर्ष नेतृत्व में अपनी पैठ बना चुका था। विधायक दल की बैठक से ठीक पहले लालू यादव ने खेल किया, लेकिन उससे पहले ही लालू यादव को साथ मिला नीतीश कुमार का। लालू प्रसाद यादव का बिहार का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया। फिर जो कुछ हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इतिहास हमें बताता है कि राजनीति में लालू प्रसाद यादव जैसा कोई नहीं। लालू यादव ने जिस तरह बिहार की राजनीति को बदला, वैसे ही बिहार की जनभावनाओं को भी बदला। राजनीति में लालू का सितारा कैसे और किन लोगों की वजह से बुलंद हुआ, यह पहले भाग में हमने आपको बताया। अब इस भाग में लालू यादव ने बिहार को कैसे बदला, बिहार कैसे देश का क्राइम कैपिटल बना, ये हम बताएंगे। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का सितारा जैसे जैसे चमकता गया, बिहार में अगरों और पिछड़ों के बीच अखाड़ा भी बनता गया। लालू प्रसाद यादव ने बिहार के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जब तक लालू का शासन रहेगा, बिहार में पिछड़ों की सरकार चलेगी। और अपना ये वर्चस्व दिखाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने उस दौर में वरिष्ठ अधिकारियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी। कई रिपोर्ट दावा करती है कि लालू यादव आईएएस अधिकारियों को घंटों अपने सामने खड़ा रखते थे, इन अधिकारियों से अपने लिए खैनी बनवाते थे। और लालू यादव के इन्हीं तौर तरीकों का रिजल्ट रहा कि 1990 में लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार के करीब 40% अफसरों ने एक साल के अंदर केंद्र में प्रतिनियुक्ति का आवेदन कर दिया। लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनते ही बिहार में किडनैपिंग में तेजी से एक इंडस्ट्री का रूप धारण कर लिया। उस दौर में बिहार में रोजाना औसतन 6 किडनैपिंग हुआ करती थी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2005 में ही बिहार में किडनैपिंग के 2693 केस सामने आए थे। इंडिया टुडे की साल 1991 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में उस साल 5 करोड़ रुपए क्रिमिनल्स ने किडनैपिंग में कमाए। एक और रिपोर्ट बताती है बिहार में 2004 में ही सिर्फ एक साल में 3948 लोगों की हत्या हुई थी, जबकि किडनैपिंग के 411 मामले तो वो थे जिनकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। खुद लालू यादव के साले सुभाष यादव ने कहा था कि बिहार में सीएम ऑफिस में बैठकर किडनैपिंग की डील फाइनल कराई जाती है। वो लालू प्रसाद यादव का ही दौर था जिसमें बिहार ने मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसा कुख्यात अपराधी देखा, जो बाहुबली बना और फिर संसद तक का सफर तय किया। 16 अगस्त 2004 की रात थी। बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी, जिसे बैकडोर से लालू प्रसाद यादव चलाया करते थे। इस रात शहाबुद्दीन के गुंडों ने चंदा बाबू नाम के शख्स की दुकान में आग लगा दी और दुकान पर बैठे चंदा बाबू के 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर मार डाला था। यह वही शहाबुद्दीन था जो 1998 से लेकर 2004 तक लगातार आरजेडी के टिकट पर सिवान से सांसद बनता रहा, जिसने संसद में भी कहा था कि उसके पास बिहार पुलिस से ज्यादा हथियार है। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार में एक के बाद एक बड़े नरसंहार होते रहे। कहीं पिछड़ों ने अगरों का खून बहाया तो कहीं मौका मिलते ही अग्री जातियों ने पिछड़ी जातियों का कत्लेआम किया। लालू यादव के बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए 12 और 13 फरवरी की रात 12 में भूमियार समुदाय के 37 लोगों की हत्या कर दी। इस दिन माओवादिया कम्युनिस्ट सेंटर की हथियारों से लैस टुकड़ी ने 37 लोगों को गांव से उठाया, उन्हें नहर किनारे ले गए, जहां हाथ बांधकर उनका गला रेत कर हत्या कर दी गई। लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही अग्री जातियों के खिलाफ रोष बढ़ रहा था, लेकिन 12 की इस वारदात ने अग्री और पिछड़ी जातियों की सीधे तौर पर 2 खेमों में बांट दिया। इसके बाद हत्याओं का वो दौर चला जिसके बारे में सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। लालू यादव के दौर में पिछड़े वर्गों को लगने लगा कि वो अब अगरों पर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं। उन्हें दशकों के पिछड़ेपन से निकलने का हथियार लालू यादव के रूप में नजर आया, लेकिन लालू के शासन में ये सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसे लालू यादव या आरजेडी सत्ता में रहते हुए फिर कभी काबू नहीं कर पाए। दावा किया जाता है कि लालू यादव के सीएम बनने के बाद 1991 तक बिहार में 59 दलितों की हत्या हुई थी और 12 की वारदात इन्हीं हत्याकांड का नतीजा थी। इसके बाद बिहार में हत्याकांड बढ़ते गए, कभी अग्री तो कभी पिछड़ी जातियों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते रहे। 2 वर्गों के बीच बढ़ रही खाई का ही नतीजा था कि 29 मार्च 1993 को भोजपुर के इचरी गांव में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। 1996 में नगी गांव में 9 लोगों की हत्या भी इसी उन्माद का नतीजा था। फिर 1996 में बथनी टोला गांव में भूमियारों पर 21 दलितों की हत्या का आरोप लगा।
लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही जातिगत राजनीति का ऐसा दौर शुरू किया जो आज भी जारी है। बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर जाति की बात जोर शोर से हो रही है। जाति पर भी विधानसभा में हल्ला हंगामा होता रहता है। लालू यादव के दौर में यह जातिगत उन्माद ही था कि हत्याकांड बढ़ते रहे। बथनी टोला में हुई वारदात भी इसी उन्माद का नतीजा थी। बथनी टोला में उस दिन क्या हुआ और क्यों हुआ, थोड़ा वो भी जान लीजिए। यह हत्याकांड हुआ था क्योंकि खेतों में काम करने वाले लोगों ने 32 रुपए मजदूरी मांग ली थी। सरकार ने 32 रुपए रोजाना ही न्यूनतम दर तय की थी। जब बात नहीं मानी गई तो मजदूरों ने काम करने से बहिष्कार कर दिया, इनकार कर दिया। ये मामला था 1994 का। इसके बाद फरवरी 1996 में भाकपा माले ने करबला मुक्ति मार्च निकाला। हिंसा हुई जिसमें ऊंची जाति के 2 लोगों की मौत हुई। 24 अप्रैल 1996 को धनचुआ गांव में गनेरी जाति के ज्ञानचंद की हत्या हुई। इसके बाद अगले ही दिन एक मुस्लिम की भी हत्या हो गई। गांव के 35 मुस्लिम परिवारों ने पास के ही बथानी टोला गांव में पनाह ली। बथानी टोला उस दौर में भाकपा माले का बड़ा गढ़ था। ह्यूमन राइट्स वॉच संस्था के मुताबिक अप्रैल 1995 से 11 जुलाई 1996 के बीच भोजपुर में ही रणवीर सेना और भाकपा माले के बीच हुई टकराव में 46 लोगों की मौत हुई। बथनी टोला गांव में मुस्लिम छुपे हुए थे और रणवीर सेना के साथ करीब 150 से 200 लोगों की भीड़ ने गांव पर हमला किया। आधुनिक हथियारों से लैस इन लोगों ने 21 महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की हत्या कर दी। मरने वालों में नवजात बच्चे भी शामिल थे। करीब 1 घंटे तक हत्या और आगजनी होती रही, लेकिन 7 किलोमीटर दूर मौजूद पुलिस थाने से पुलिस कई घंटे बाद पहुंची। फिर 1997 में बिहार में ही लक्षणपुर बाथे नरसंहार हुआ, जिसमें 58 दलितों की निर्मम हत्या कर दी गई। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि अगड़ी और पिछड़ी जातियों के संगठनों का टकराव ही इस हत्याकांड का कारण बना। कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती है कि लालू यादव की सरकार को टकराव की जानकारी थी, लेकिन वक्त रहते कदम नहीं उठाया गया। 30 नवंबर 1997 को रणवीर सेना की बैठक हुई, जो कि लक्ष्मणपुर बाथे के करीब कामता गांव में हुई थी। इस बैठक में आसपास के कई गांवों के लोग मौजूद थे। इस बैठक में हत्याकांड को अंजाम देने की प्लानिंग की गई थी। 1 दिसंबर 1997 को बिहार के लक्ष्मणपुर बाथे हत्याकांड में 19 पुरुष, 27 महिलाएं और 10 बच्चों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में एक नवजात भी शामिल था। मरने वालों में 33 दलित और बाकी अति पिछड़ा वर्ग के लोग। कुछ लोग कोयरी समाज से भी आते थे, जिनकी हत्या हो गई थी। दरअसल लालू प्रसाद यादव के दौर में अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच ऐसा जातीय संघर्ष शुरू हुआ जिसने बिहार की मिट्टी को खून से लाल कर दिया। पहले पिछड़ी जातियों ने स्वर्णों की हत्या शुरू की और फिर स्वर्णों ने पिछड़ी जाति के लोगों को खून बहाया। लेकिन लालू प्रसाद यादव की सरकार के वक्त ये सब कुछ धड़ल्ले से चलता रहा, वैसे ही जैसे किडनैपिंग इंडस्ट्री चल रही। एक तरफ बिहार किडनैपिंग से थर्रा रहा था तो दूसरी तरफ हत्याकांड रोजाना अखबारों की सुर्खियां बन रही थी। पुराने लोग बताते हैं कि उन दिनों बिहार में सड़क पर पैदल चलना भी आम आदमी के लिए खतरे से खाली नहीं था। 1998 में भूमिहार जाति के 9 लोगों की हत्या रामपुर चौरम गांव में की गई। फिर 1999 में जहानाबाद के उसरी बाजार में 7 भूमिहार लोगों की हत्या की गई। इसी साल भीमापुर में 4 भूमिहार जाति के लोगों की हत्या हुई। 1999 में ही सेनारी में 34 भूमिहार लोगों की हत्या कर दी गई और इसके जवाब में इसी साल शंकरपुर बिघा में 23 दलितों की हत्या हुई। 25 जनवरी 1999 को जहानाबाद के शंकरपुर बिघा गांव में 10 मिनट में 23 लोगों की हत्या की गई। इस हत्याकांड के आरोप भी रणवीर सेना पर ही लगे थे। लालू यादव और आरजेडी के दौर में बिहार में एक तरफ नक्सलवाद चरम पर पहुंच चुका था, वहीं दूसरी तरफ रणवीर सेना संगठन, जिसे ब्रह्मेश्वर मुखिया ने बनाया था, उसने भी कई बड़े हत्याकांड किए। आरजेडी इन दोनों समस्याओं से ही लड़ने में नाकाम रही। इन संगठनों के पास आधुनिक हथियार थे और बिहार पुलिस इस दौर में अंग्रेजों के जमाने के राइफल यूज किया करती। ये वो दौर था जिसमें बिहार में आरजेडी की सरकार थी और क्राइम खूब फल फूल रहा था। लालू प्रसाद यादव की सरकार के समय ही 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई, जिसमें उस वक्त के महिषी के विधायक आनंद मोहन सिंह की हाथ था और आनंद मोहन सिंह के बाद में इस मामले में सजा भी हुई। 14 जून 1998 को बिहार के पूर्णिया में अजीत सरकार का मर्डर हुआ, जिसमें पप्पू यादव को बाद में सजा भी हुई और फिर हाईकोर्ट ने पप्पू यादव को बरी भी किया। ये कांड भी आरजेडी की सरकार के दौरान ही हुआ। बिहार के पुराने नेता अक्सर कहते हैं कि उस दौर में आईएएस अधिकारियों के घर भी सुरक्षित नहीं थे। पवन जायसवाल ने एक बार आरोप लगाए थे कि आईएएस की पत्नी से 2 साल रेप किया गया था। आईएएस की मां, बेटी और नौकरानी का भी रेप किया गया था।
लालू यादव के उस दौर में ही बिहार में सूरजभान सिंह भी बाहुबली बना और मोकामा के आसपास के इलाकों पर अपना दबदबा चलाया। सूरजभान सिंह ने 1992 में किसान रामी सिंह की हत्या की, जिस केस में उन्हें सजा भी हुई। बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में भी सूरजभान सिंह को सजा हुई। लालू यादव को और आरजेडी के कार्यकाल में बिहार एक तरफ क्राइम कैपिटल बनता रहा था और वहीं दूसरी तरफ बिहार में फैक्ट्री बंद हो रही। आरजेडी के ही कार्यकाल में दरभंगा के अशोक पेपर मिल से लेकर के बिहार के तमाम चीनी मिल थे, जैसे समस्तीपुर चीनी मिल हो चाहे पूर्णिया की चीनी मिल हो, सब के सब 1997 से 1998 में ये बंद हो गई। इन चीनी मिलों का कंट्रोल सरकार के पास था। भागलपुर की स्पंज सिल्क फैक्ट्री भी लालू प्रसाद यादव के दौर में 1993-1994 के भी बीच बंद कर दी गई। आरजेडी के ही शासनकाल में चाहे वो शुगर मिल हो चाहे पेपर मिल हो, एक के बाद एक, चाहे स्पंज सिल्क वूल का मिल हो, एक के बाद एक सभी के सभी मिल बंद हो गए। यानी आप ये कह सकते हैं साफ साफ कि आरजेडी के शासनकाल में बिहार में एक तरफ क्राइम रेट हाई हो रहा था, वहीं पे इंडस्ट्री का लगना लगभग बंद हो गया था। आरजेडी के 1990 से 2005 तक के कार्यकाल में बिहार की औसत वृद्धि दर 6% रही, जो दूसरे राज्यों की तुलना में शून्य समान ही था। 2004-2005 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय सालाना सिर्फ 7,914 रुपये थी, जो उस वक्त के राष्ट्रीय औसत से 24,000 रुपये से बेहद कम थी। अब एक बार फिर बिहार में चुनाव है, तमाम पार्टी चाहती है बिहार के सत्ता में वापस आना, लेकिन क्या बिहार उस दौर से बाहर निकल पाया है? जवाब है नहीं, क्योंकि यही डर दिखा कर एनडीए सरकार सत्ता में वापस आती है। काम कितना हो रहा है अगर आप बिहार से हैं तो बेहतर जानते हैं। आपको कैसा लगा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की ये कहानी? ये पार्ट 2 था। अगर पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है, जहां पे हमने लालू यादव के शुरुआती दौर की राजनीति के बारे में बताया है, जहां उन्होंने कैसे सत्ता हासिल किया उसके बारे में बताया है, कैसे राबड़ी देवी को उन्होंने सत्ता में लाया इसके बारे में बताया है। अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और शख्सियत के बारे में बताने के लिए, जानकारी देखने के लिए और एक नई कहानी को सुनाने के लिए। आप देख रहे थे अनकोट, मैं हूँ आनंद। जय हिंद।